हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज की शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में देखने वाले हैं। तो राजस्थान का जो प्रजामंडल आंदोलन है इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा डिटेल से हम यहाँ पर सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, प्रजामंडल वाला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में आपका सवाल बन के आता है और काफ़ी नए नए प्रकार के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ये जो वीडियो आपका होने वाला है दोस्तों, इसमें एकदम डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आपके सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सवाल और जो नए सवाल बन सकते हैं वो सभी सवाल आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। यह हम कलाम अकेडमी की जो बुकलेट है उससे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर आपके प्रजामंडल आंदोलन के साथ साथ आपकी जितनी भी सभाओं का गठन हुआ है वो भी आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी। यानी कि पहले हम सभाओं के बारे में पढ़ेंगे, किस सभा का गठन कब हुआ था, फिर उसके बाद में हम प्रजामंडल आंदोलन पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए दोस्तों, सवालों के माध्यम से डिटेल के साथ हम चीज़ों को कवर करेंगे। पहला सवाल आपका कह रहा है, महाराजा सज्जन सिंह के आग्रह पर दयानंद सरस्वती ने परोपकारणी सभा की स्थापना कहाँ की? तो परोपकारणी सभा की स्थापना आपकी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी? उदयपुर में की गई थी। ठीक है, किसके आग्रह पर की गई थी? तो महाराजा सज्जन सिंह के आग्रह पर की गई थी। अब इनके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे जहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है आपका, 1865 ईस्वी में करौली के शासक मदनपाल के आग्रह पर दयानंद सरस्वती राजस्थान आए। तो पहला सवाल आपका यही बन के आता है कि आपके जो दयानंद सरस्वती थे ये पहली बार कहाँ पर आए थे? तो पहली बार ये करौली में आए थे। कब आए थे? 1865 में आए थे दोस्तों। किसके कहने पर आए थे? तो शासक मदनपाल के कहने पर ये आए थे। अगला पॉइंट देखिए, मार्च 1881 में जयपुर पहुंचकर वैदिक धर्म सभा की इन्होंने स्थापना की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए वैदिक धर्म सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा कहाँ पर की गई थी, तो 1881 की अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर की गई थी? जयपुर में की गई थी। और कुछ समय पश्चात आर्य समाज में ये परिवर्तित हो गई थी। तो आपकी जो वैदिक धर्म सभा है यही आपके आर्य समाज में परिवर्तित हो गई थी। तो वैदिक धर्म सभा की स्थापना आपकी जयपुर में हुई थी मार्च 1881 में। बाद में ये आपकी अजमेर में ट्रांसफर की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, दयानंद सरस्वती महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर उदयपुर पहुंचे। 27 फरवरी 1883 को उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। महाराणा सज्जन सिंह को इसका सभापति बनाया गया। तो महाराणा सज्जन सिंह जो थे वो इसके सभापति बनाए गए थे। तो ये 27 फरवरी भी आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्ट डेट भी एग्जाम में पूछ ली जाए तो ध्यान रखना है, 27 फरवरी 1883 को ये आपके उदयपुर में आए थे। ठीक है, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। 13 फरवरी 1881 को उन्होंने अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की। मुख्यतः इसकी स्थापना 1875 में बम्बई में की गई थी। तो बम्बई में इनके द्वारा 1875 में आपकी आर्य समाज की स्थापना की गई थी, लेकिन अजमेर में भी आपकी आर्य समाज की स्थापना की गई थी 13 फरवरी 1881 को। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन वैदिक धर्म सभा अगर आपसे पूछी जाए उसकी स्थापना इन्होंने जयपुर में की थी। 1883 में जोधपुर पहुंचकर महाराजा जसवंत सिंह को नन्ही जान के प्रति आसक्ति पर फटकार लगाई। तो नन्ही जान के प्रति जो जसवंत सिंह की आसक्ति थी उस पर फटकार लगाई थी। अजमेर में 1883 में इनका देहांत हो गया। नन्ही जान ने विष इनको दिलवा दिया था। 1929 में आर्य समाज के कार्यकर्ता हरविलास शारदा ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट पारित करवाने में अहम भूमिका निभाई। हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। तो हरिजन सेवा संघ जो था उसकी राजपूत शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? हरविलास शारदा को मनोनीत किया गया था। यह सवाल भी पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स जो है ये आपका कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये आपका अजमेर से प्रकाशित होता था, राजस्थान टाइम्स। अब इसके बारे में डिटेल से देखिए। 2 जुलाई 1877 को दोस्तों सज्जन सिंह ने उदयपुर में क्या किया था? देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी। तो ये सवाल आपका एग्जाम में बनता है। देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई थी? 2 जुलाई 1877 को की गई थी। कहाँ पर की गई थी? उदयपुर में की गई थी। उदयपुर में 1879 में हिंदी साप्ताहिक सज्जन कीर्ति सुधारक का प्रकाशन आरंभ हुआ। यह राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र हो जाएगा आपका सज्जन कीर्ति सुधारक, जो कि आपका 1879 में हिंदी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों उदयपुर से। यह आपको ध्यान रखना है। अजमेर में 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके प्रकाशक आपके बख्शी लक्ष्मण दास थे। तो इसके प्रकाशक कौन हो जाएंगे? बख्शी लक्ष्मण दास इसके प्रकाशक हो जाएंगे।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र अगर आपसे पूछा जाए तो 1879 में प्रकाशित हुआ था सज्जन कीर्ति सुधारक उदयपुर से। लेकिन राजस्थान टाइम्स की बात की जाए तो ये 1885 में प्रकाशित हुआ था आपका, और इसके प्रकाशक आपके बख्शी लक्ष्मण दास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम बेस बना रहे हैं। प्रजामंडल आपका ये सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आएगा। ये चीज़ें भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी आपका सवाल बनता है। ये सारे आपके सभा वगैरह अधिवेशन ये सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि राजपूत मध्य भारत सभा आएगी आपकी, इसके अलावा जितनी भी सभाओं का गठन हुआ है वो सब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान के किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान के किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 1888 में दोस्तों इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। यहाँ पर आपके गोपीनाथ माथुर और हरविलास शारदा ने भाग लिया था। गोपीनाथ माथुर ने और हरविलास शारदा ने भाग लिया था। 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1887 में की थी। और 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल, हरविलास शारदा राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए थे। तो गोपीनाथ, हरविलास शारदा और किशनलाल आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना आपकी 1918 में हुई थी। 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी, गिरधर शर्मा, नरसिंह देव आदि ने भाग लिया था। इस अधिवेशन के समाप्त होने पर इन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की थी। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना मारवाड़ पुस्तकालय, जो कि आपका चांदनी चौक दिल्ली में स्थित था, वहां पर की गई थी। संस्था का मुख्यालय कानपुर रखा गया था। तो संस्था का मुख्यालय कहां पर रखा गया था? कानपुर रखा गया था। इंपॉर्टेंट बात है। यहां से गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक अखबार निकालते थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप नामक अखबार आपका कानपुर से निकाला जाता था। और राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय जो रखा गया था, मुख्य कार्यालय रखा गया था। मुख्य कार्यालय कहां पर रखा गया था? कानपुर में रखा गया था। यह आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा के 4 अधिवेशन हुए थे दोस्तों। चारों के चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम अधिवेशन आपका दिल्ली में हुआ था 1918 में, जिसकी अध्यक्षता आपके गिरधर शर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है। द्वितीय अधिवेशन आपका अमृतसर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दिसंबर 1919 में की गई थी दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। तृतीय अधिवेशन आपका अजमेर में मार्च 1920 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। और चतुर्थ अधिवेशन आपका नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 में, इसकी अध्यक्षता गणेश नारायण सोमानी के द्वारा की गई थी। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता गिरधर शर्मा के द्वारा की गई थी। कहीं कहीं जगह आपको यहाँ पर जमनालाल बजाज भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जमनालाल बजाज भी आपको कहीं कहीं जगह देखने को मिल जाता है, लेकिन गिरधर शर्मा आपको ध्यान रखना है। द्वितीय अधिवेशन अमृतसर में हुआ। तृतीय अधिवेशन आपका अजमेर में हुआ था, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जमनालाल बजाज ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। ठीक है। और लास्ट अधिवेशन जो हुआ था आपका चौथा, वो गणेश नारायण सोमानी ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के समय इसे कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया गया। तो दोस्तों नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया गया था आपके राजपूताना मध्य भारत सभा को। राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर निर्वाचित हुए थे। तो नरसिंह चिंतामणि केलकर यहाँ पर निर्वाचित हुए थे, लेकिन ये किसी कारण नागपुर नहीं पहुंच पाए थे। तो इस अधिवेशन में राजस्थान के कृषकों की दयनीय स्थिति पर एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो ये नागपुर नहीं पहुंच पाए थे आपके नरसिंह चिंतामणि, तो इनकी जगह अध्यक्षता गणेश नारायण सोमानी ने की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। नरसिंह चिंतामणि नहीं पहुंच पाए, तो गणेश नारायण सोमानी ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। ठीक है। लाइन से याद रखना है आपको, दिल्ली, अमृतसर, अजमेर, नागपुर। तो दिल्ली, अमृतसर, अजमेर और नागपुर में 4 अधिवेशन हुए थे। मुख्य कार्यालय कानपुर में हो जाएगा। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में हुई थी, महाराष्ट्र में। तो 1919 में वर्धा, महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाव किंकर द्वारा की गई थी। तीनों नाम आपको एग्जाम में देके पूछा जाता है। तो विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाव किंकर के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का निवारण करना था। तो जनता की समस्याओं का निवारण करना था। इसका दूसरा उद्देश्य जागीरदारों तथा राजाओं का अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना था। विजय सिंह पथिक ने अक्टूबर 1920 में वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा अक्टूबर 1920 में, कब की बात है, डेट ध्यान रखनी है दोस्तों, ये अक्टूबर 1920 तो एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है। तो अक्टूबर 1920 में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र वर्धा से निकाला गया था। और 1920-21 में विजय सिंह पथिक ने अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला। बाद में इसका नाम बदलकर फिर तरुण राजस्थान कर दिया था। और लगभग 1921 के आसपास या 22 भी बोल दो,
तो 1920-21 के आसपास आपका नवीन राजस्थान निकाला गया था अजमेर से। ठीक है, तो राजस्थान केसरी तो भैया वर्धा से निकाला और नवीन राजस्थान अजमेर से निकाल दिया। नवीन राजस्थान का नाम बाद में बदल दिया था, तरुण राजस्थान कर दिया था। मार्च 1924 में राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता रामनारायण चौधरी शोभालाल गुप्ता को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। तो तरुण राजस्थान जो था दोस्तों, मार्च 1924 में इसका संचालन जो है वो रामनारायण चौधरी के द्वारा और आपका शोभालाल गुप्ता के द्वारा किया जा रहा था। तो इनको क्या किया गया, इन्होंने देशद्रोहात्मक यानी उकसाने वाली बातें जो है वो अखबार में प्रकाशित की, तो इसके अपराध में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्ता दोनों ध्यान रखना है आपको, ये सवाल बन के जरूर आएगा आपका। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ताओं में मतभेद होने के कारण यह संस्था 1928-29 तक प्रभावहीन हो गई। यानी कि 1928-29 तक यह संस्था आपकी प्रभावहीन हो गई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि 1919 में इसकी स्थापना हुई और 1928-29 तक ये प्रभावहीन हो गई, यानी कि ये 10 साल तक प्रभावी रही थी। ये सवाल भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, कितने साल तक आपका राजस्थान सेवा संघ प्रभावी रहा? 10 साल तक। 1928-29 तक दोस्तों ये आपके प्रभावहीन हो गई थी। ठीक है, 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो 1920 में इसका मुख्यालय जो था वो अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था आपका, ये बात आपको ध्यान रखनी है राजस्थान सेवा संघ का। आगे देखिए, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों को दी गई राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? तो अंग्रेजों को दी गई राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज के द्वारा लौटा दी गई थी। असहयोग आंदोलन में जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों की दी गई राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी तथा 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए थे। तो 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में किसके द्वारा दिए गए थे? बजाज सेठ यानी जमनालाल बजाज के द्वारा दिए गए थे। ये पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। बजाज को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया बजाज को। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं देखिए, भंवरलाल सर्राफ ने जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली थी। तो भंवरलाल सर्राफ के द्वारा जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगे झंडे के एक ओर महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज लिखा था। तो तिरंगा झंडा जो था उसके एक ओर तो आपके महात्मा गांधी जी थे, दूसरी ओर स्वराज था। ये मैंने आपको क्लास 10th की किताब में या 9th की किताब में करवाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये भंवरलाल सर्राफ इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आपसे पूछा जाए तिरंगा यात्रा कहाँ पर निकाली गई थी, तो जोधपुर में। किसके द्वारा? भंवरलाल सर्राफ के द्वारा। और जो झंडा था उसमें एक ओर महात्मा गांधी जी थे और दूसरी ओर स्वराज लिखा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। टोंक में असहयोग आंदोलन के दौरान मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियाँ, सैयद इस्माइल मियाँ, काजी महमूद अयूब आदि नेताओं को गिरफ्तार किया गया। बीकानेर में 1921 में मुक्ता प्रसाद वकील ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी भंडार की स्थापना की। तो बीकानेर में 1921 में खादी भंडार की स्थापना की गई थी दोस्तों, किसके द्वारा? मुक्ता प्रसाद वकील के द्वारा। तो मुक्ता प्रसाद वकील का संबंध आपका बीकानेर से हो जाएगा। ये सवाल आपका बन सकता है, तो ध्यान रखना है। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और खादी भंडार की स्थापना की गई बीकानेर में 1921 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मुक्ता प्रसाद वकील। 15 मार्च 1921 को अजमेर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो राजनीतिक सम्मेलन जो हुआ था आपका 15 मार्च 1921 को अजमेर में, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मौलाना शौकत अली के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, RSM-SSB के द्वारा एक बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपका, फिर से आएगा। 15 मार्च 1921 को अजमेर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपके मौलाना शौकत अली के द्वारा की गई थी। दोस्तों यहाँ पर एक एक डिटेल में आपको बता रहा हूँ, आराम से हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सवाल पढ़ा और आंसर बता दिया, पूरा डिटेल से हम देख रहे हैं ताकि एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 15 मार्च 1921 को अजमेर में आयोजित एक राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना शौकत अली के द्वारा की गई थी। तो याद रह जाएगा ना, मौलाना शौकत अली। इसमें मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे, तो मोतीलाल नेहरू भी यहाँ पर उपस्थित थे। अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। तो अजमेर में किसके नेतृत्व में? पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में। यह सवाल आपका पूछा जा चुका है। तो पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इस कार्य में अर्जुनलाल शेट्टी, चांदकरण शारदा ने भी भाग लिया था। यानी कि अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह सवाल आपका आ चुका है, RSM-SSB के द्वारा पूछा जा चुका है। और इस कार्य में अर्जुनलाल शेट्टी ने और चांदकरण शारदा ने भी भाग लिया था। ठीक है, और वोल्टर ने 1889 में अजमेर में राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वोल्टर के द्वारा की गई थी। 1888-89 में कहाँ पर की गई थी? अजमेर में की गई थी। तो ये सवाल भी आपका बनता है। तो अजमेर में दोस्तों आपकी राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना वोल्टर के द्वारा की गई थी 1888-89 में। ठीक है, तीनों बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलाना शौकत अली के द्वारा अध्यक्षता की गई थी अजमेर में जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। गौरीशंकर ने नेतृत्व किया था दोस्तों, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था गौरीशंकर ने। ठीक है,
तो गौरीशंकर के नेतृत्व में ही विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ था अजमेर में। और वॉल्टर तो आपको पता ही होगा, राजपूत हितकार्य सभा, ये अजमेर में स्थापित हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजपूताना के किस शासक को साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दोस्तों ये महाराजा गंगा सिंह को मनोनीत किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजपूताना के किस शासक को साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो गंगा सिंह को किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की अध्यक्षता में 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। तो वायसराय की अध्यक्षता में 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, किसकी अध्यक्षता में? वायसराय की अध्यक्षता में। उन्हें जर्मनी का संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस भेजा गया। असहयोग आंदोलन के दौरान महाराजा ने अपने राज्य के शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा करवाया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो महाराजा गंगा सिंह थे, उन्होंने अपने राज्य के शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा, तो संपूर्णानंद, इसमें भी देखो आनंद आ रहा है, इसमें भी आपका आनंद आ रहा है, तो संपूर्णानंद, आनंद वर्मा, शिवमूर्ति सिंह, इनको दोस्तों नौकरी से निलंबित कर दिया था, क्योंकि इन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा दिया था। जोधपुर के महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह ने इस आंदोलन के कारण राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया था। तो दोस्तों ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। जोधपुर के महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह ने इस आंदोलन के कारण राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया था। तो कौन से राज्य ने विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया था? तो ये जोधपुर ने विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया था सर प्रताप सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। सर प्रताप सिंह के संरक्षण में इस आंदोलन के कारण विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया। अब अगला पॉइंट देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान सर प्रताप सिंह ने किस राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन दिया? तो ये जोधपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है, सर प्रताप सिंह ने किस राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन दिया? जोधपुर में। इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच किस राज्य के राजस्व विभाग के प्रमुख थे? तो ट्रेंच आपके किस राज्य के राजस्व प्रमुख हो जाएंगे? ये उदयपुर के हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखने वाले उदयपुर महाराणा फतेह सिंह ने अपने युवराज भूपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 को शासनाधिकार सौंप दिए। तो फतेह सिंह ने किसे सौंप दिए? भूपाल सिंह को सौंप दिए 28 जुलाई 1921 को। भूपाल सिंह ने अंग्रेज सरकार की इच्छानुसार एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को उदयपुर में राजस्व विभाग का प्रमुख नियुक्त किया था। तो मिस्टर ट्रेंच को नियुक्त किसने किया था? भूपाल सिंह ने किया था। आगे देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन के पश्चात विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना में तेजी आई? तो दोस्तों हरिपुरा का जो अधिवेशन हुआ था आपका 1938 का, उसके बाद आपके प्रजामंडलों की स्थापना में तेजी आई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रजामंडल आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, मौलिक व राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना। अब देखो, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के 3 चरण थे। प्रथम चरण 1927 ईस्वी का पूर्व का माना जाता है, फिर 1927 से 1938 का माना जाता है, फिर आपका 1938 से 1949 का माना जाता है। जो सबसे पहला वाला था आपका, यह चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। दूसरा चरण, इस चरण में 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स की स्थापना हुई थी आपकी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस के बाद विभिन्न राज्यों में प्रजा परिषदों की स्थापना हुई थी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कितने चरणों में आपका राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था? तो 3 चरणों में हुआ था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1927 में हुई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आता रहता है, रिपीट होता है बार बार। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना, वो प्रथम अधिवेशन 16 से 18 दिसंबर 1927 को बंबई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था दोस्तों? तो दीवान बहादुर रामचंद्र राव। ये रामचंद्र राव आपको ध्यान रखना है। बॉम्बे आपको पता होगा, 1927 आपको पता होगा। तो दिसंबर 1927 को बंबई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में ये आयोजित हुआ था। तो रामचंद्र राव मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखना है रामचंद्र राव। ठीक है। इस संस्था की कार्यकारिणी सभा में राजस्थान के 7 सदस्य नेनुराम शर्मा, शंकरलाल शर्मा अजमेर, जयनारायण व्यास, कन्हैयालाल कलियंत्री जोधपुर, रामदेव पोदार व बालकिशन पोदार बीकानेर, त्रिलोकचंद माथुर करौली लिए गए थे। यानी कि इसमें कितने 7 सदस्य आपके लिए गए थे राजस्थान के अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद में। आ सकता है ये सवाल। तो इसमें कितने सदस्य लिए गए? आपके 7 सदस्य लिए गए। विजय सिंह पथिक संस्था के उपाध्यक्ष तथा रामनारायण चौधरी राजस्थान तथा मध्य भारत सभा के प्रांतीय सचिव चुने गए थे। तो विजय सिंह पथिक इस संस्था के उपाध्यक्ष थे और रामनारायण चौधरी राजस्थान तथा मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव चुने गए थे। तो सचिव आपके रामनारायण चौधरी
उपाध्यक्ष विजय सिंह पति। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देशी रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। राजस्थान में सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो राजस्थान में सर्वप्रथम आपकी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1931 में कपूरचंद पाटनी के द्वारा। तो जयपुर में जन जागृति का सूत्रपात अर्जुन लाल शेट्टी ने 1908 ईस्वी में एक विद्यालय की स्थापना करके किया था। तो दोस्तों जयपुर के अंदर जो जन जागृति का सूत्रपात किया था वो सबसे पहले अर्जुन लाल शेट्टी ने 1908 में एक विद्यालय की स्थापना करके किया था। पंडित हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किया गया। तो हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से जयपुर हितकारिणी सभा का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष बालचंद शास्त्री और आपके मंत्री केसरलाल कटारिया थे। तो बालचंद शास्त्री, केसरलाल कटारिया, तो बालचंद शास्त्री और केसरलाल कटारिया जो है दोस्तों ये जयपुर हितकारिणी सभा के आपके अध्यक्ष और मंत्री थे। ठीक है, अध्यक्ष पूछा जा सकता है तो बालचंद शास्त्री याद रखना। ठाकुर कल्याण सिंह, श्यामलाल वर्मा आदि के नेतृत्व में 1922 में जयपुर में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो कल्याण सिंह जो है, ठाकुर कल्याण सिंह, श्यामल वर्मा जो है, इनके नेतृत्व में 1922 में दोस्तों, कब 1922 में जयपुर में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1 सितंबर 1927 को एक तांगे वाले और पुलिस के सिपाही में झगड़ा हो गया। कुछ समय बाद उग्र भीड़ कोतवाली पहुंच गई जहां पुलिस वालों ने गोलीबारी कर दी जिसमें एक मुसलमान की मृत्यु हो गई, वहीं 37 व्यक्ति घायल हो गए थे। तो ये घटना आपकी 1 सितंबर 1927 को हुई थी। जमनालाल बजाज ने 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी। तो जयपुर में चरखा संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये आपकी जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम 1931 में कपूरचंद पाटनी ने जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना की। जयपुर प्रजामंडल के जुड़े नेताओं ने हीरालाल शास्त्री थे, जमनालाल बजाज थे, चिरंजी लाल अग्रवाल थे, दौलतमल भंडारी थे। तो चिरंजी लाल ध्यान रखना है, दौलतमल ध्यान रखना है, हीरालाल शास्त्री और जमनालाल तो आपको पता होगा। 5 अप्रैल 1931 को जयपुर में मोतीलाल दिवस मनाया गया। तो मोतीलाल दिवस आपका कहाँ पर मनाया गया? ये सवाल भी बहुत सी बार आ जाता है। तो मोतीलाल दिवस जो है दोस्तों ये आपका जयपुर में मनाया गया था। ठीक है, कब मनाया गया अगर पूछा जाए तो 5 अप्रैल 1931 को आपका मोतीलाल दिवस जयपुर में मनाया गया था। नवंबर 1936 में जयपुर प्रजामंडल के संविधान को संशोधित कर इसका पुनर्गठन किया गया तथा फरवरी 1937 में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। प्रजामंडल की कार्यकारिणी में अध्यक्ष जमनालाल बजाज तथा मुख्य सचिव हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। तो अध्यक्ष यहाँ पर जमनालाल बजाज और मुख्य सचिव हीरालाल शास्त्री बने। आंदोलन में हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन देवी के नेतृत्व में सुमित्रा देवी, रमा देवी देशपांडे, इंदिरा देवी, सुशीला देवी, विद्या देवी, शारदा देवी आदि समेत 15 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। जयपुर सत्याग्रह काउंसिल के संयोजक हीरालाल शास्त्री ने 12 मार्च 1939 को दोस्तों जयपुर दिवस मनाने की घोषणा की। तो 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाने की घोषणा की थी। प्रजामंडल को 2 अप्रैल 1940 को राज्य में पंजीकृत किया गया। तो 2 अप्रैल 1940 को जयपुर प्रजामंडल को पंजीकृत किया गया राज्य में। ये बात आपसे पूछी जा सकती है। प्रजामंडल का दूसरा वार्षिक अधिवेशन 25 से 26 मई 1940 को जयपुर में नथमल जी के कटले में हुआ। जमनालाल बजाज इसके सभापति थे। जयपुर प्रजामंडल का 1938 में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष भी आपके जमनालाल बजाज थे। और 1940 में जो हुआ है दोस्तों आपका दूसरा वार्षिक अधिवेशन, यहाँ पर भी जमनालाल बजाज आपके सभापति थे। 1940 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। फिर 1940 में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। यह सवाल आपका पूछा जाता है, ध्यान रखना है। देखो 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1938 में जो आपका अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। लेकिन 1940 में जो प्रजामंडल था उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये आपके दोस्तों हीरालाल शास्त्री बने थे। और फिर आपका 1944 हो आएगा। 1944 में जमनालाल बजाज की तो मृत्यु हो जाएगी, तो जानकी देवी बजाज जो है दोस्तों ये आपके अध्यक्ष बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल में आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था? तो आज़ाद मोर्चे का गठन जयपुर प्रजामंडल में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल में 2 वर्ग हो गए थे। 2 वर्ग हो गए थे। इनमें से एक वर्ग का नेतृत्व हीरालाल शास्त्री कर रहे थे। तो एक वर्ग का नेतृत्व तो कौन कर रहे थे? हीरालाल शास्त्री कर रहे थे, जो जयपुर महाराजा के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार लेने के कारण आंदोलन के पक्ष में नहीं था। दूसरा वर्ग जिसका नेतृत्व बाबा हरिश्चंद्र कर रहे थे, वे अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखना चाहते थे। तो इस वर्ग में बाबा हरिश्चंद्र थे, रामकरण जोशी थे, दौलतमल भंडारी थे और हंस डी राय थे। तो हंस डी राय, दौलतमल भंडारी और रामकरण जोशी थे। इन्होंने आज़ाद मोर्चे का गठन किया जिसका कार्यालय गुलाबचंद कासलीवाल के घर में रखा गया। तो गुलाबचंद कासलीवाल के घर पर आज़ाद मोर्चे का कार्यालय रखा गया। 2 गुट डिवाइड हो गए थे। बाबा हरिश्चंद्र कुछ और चाहते थे, हीरालाल शास्त्री कुछ और चाहते थे। तो इन्होंने अपना अलग से संगठन बना लिया। कौन सा? आज़ाद मोर्चा।
और गुलाब चंद कासलीवाल के घर पर इसका कार्यालय रखा। हरिश्चंद्र के गुट के दबाव में सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री ने सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। तो मिर्जा इस्माइल जो है दोस्तों और हीरालाल शास्त्री के मध्य आपका जेंटलमैन अग्रीमेंट भी हुआ था 1942 में। इसलिए जयपुर प्रधानमंत्री के शास्त्री जी का वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया गया। दोनों के मध्य आंदोलन न करने को लेकर एक समझौता हुआ जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा गया और ये आपका 1942 में हुआ था। जेंटलमैन एग्रीमेंट के बावजूद बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा के नेताओं ने आंदोलन चलाया, परंतु उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वनस्थली विद्यापीठ की एक छात्रा शांति देवी ने 5 अक्टूबर 1942 को एक सभा में जनता को संबोधित किया। तो किन्होंने? शांति देवी ने संबोधित किया था। वनस्थली विद्यापीठ की छात्रा थी आपकी। तो 5 अक्टूबर 1942 को एक सभा में जनता को संबोधित किया। 1945 ईस्वी में जब जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए तो आज़ाद मोर्चे का प्रधानमंडल में विलय कर दिया गया। तो जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर 1945 में जो आज़ाद मोर्चा आपका अलग से बनाया गया था बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा, उसको दोस्तों जयपुर प्रधानमंडल में मिला दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जेंटलमैन एग्रीमेंट आपका किस किस के मध्य हुआ था? प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और आपके हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जयपुर में मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया? तो किसके नेतृत्व में जयपुर में मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया था? तो हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में जयपुर में मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। अक्टूबर 1942 में जयपुर महाराजा मानसिंह द्वितीय ने संवैधानिक सुधारों के लिए एक समिति का गठन किया था। तो अक्टूबर 1942 में जयपुर महाराजा मानसिंह द्वितीय जो थे उन्होंने एक संवैधानिक सुधारों के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिश पर 1945 ईस्वी में द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई, परंतु दोनों सदनों में ही महाराजा का वर्चस्व था। जब चुनाव हुए तो प्रजामंडल ने भाग लिया, जिसमें परिषद में 3 सीटों पर और प्रतिनिधि सभा में 27 सीटों पर विजय हुए। तो परिषद में 3 सीटों पर तथा प्रतिनिधि सभा में 27 सीटों पर विजय हुए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। जब चुनाव हुए थे तो प्रजामंडल ने भाग लिया था, जिसमें परिषद में 3 सीटों पर, तो परिषद में तो 3 सीटें और प्रतिनिधि सभा में 27 सीटों पर ये विजय हुए थे। लेकिन जब उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई तो उसमें प्रजामंडल का केवल एक सदस्य ही लिया गया। जनता के दबाव पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया, देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, टीकाराम पालीवाल को मंत्री बनाया गया। आगे देखिए, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो 1931 ईस्वी में कांतिलाल चौथानी की अध्यक्षता में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, बूंदी प्रजामंडल की। यह आपको ध्यान रखना है। कांतिलाल चौथानी की अध्यक्षता में दोस्तों बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई आपकी। 1936 ईस्वी में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी, लेकिन कांतिलाल और नित्यानंद सागर ने इसकी परवाह न करते हुए प्रशासकीय सुधारों की मांग की। तो कांतिलाल और नित्यानंद सागर ने इसकी परवाह न करते हुए प्रशासनिक सुधारों की मांग की थी। 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया गया। तो ऋषिदत्त मेहता का संबंध दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो इनका बूंदी प्रजामंडल से संबंधित रहा है, ठीक है। 1937 ईस्वी में प्रजामंडल में तत्कालीन अध्यक्ष थे आपके, तो इनको 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित किया गया। परंतु जब वो 1941 में वापस बूंदी आए तो उन्हें ब्रज सुंदर शर्मा को साथ लेकर आंदोलन प्रारंभ किया। कालांतर में बूंदी महाराव ईश्वरी सिंह ने संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया था। तो ईश्वरी सिंह ने संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया था आपका बूंदी के अंदर। मारवाड़ के निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकानी सभा और मारवाड़ लोक परिषद। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना सबसे पहले की गई थी आपकी दोस्तों, फिर मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना हुई थी, फिर मारवाड़ लोक परिषद की आपकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आपकी मरुधर हितकानी सभा की स्थापना हुई थी 1918 में। तो मरुधर हितकानी सभा की स्थापना तो 1918 में हुई। जयनारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, चांदकरण सुराणा, 1917 प्रकाश पुरोहित व गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। यानी कि यहाँ पर यह ध्यान रखना है, 1918 में आपकी मरुधर हितकानी सभा की स्थापना हुई थी। जयनारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ और चांदकरण सुराणा इसके संस्थापक हो जाएंगे। और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। दुर्गा शंकर अध्यक्ष थे यहाँ पर, प्रयागराज भंडारी मंत्री थे, भंवरलाल सर्राफ और जयनारायण व्यास भी इसमें शामिल थे। यहाँ पर चांदकरण शारदा आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये यहाँ पर संस्थापक मेनली आपको ध्यान रखना है। और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। यहाँ पर दुर्गा शंकर अध्यक्ष थे। कौन थे? दुर्गा शंकर अध्यक्ष थे। प्रयागराज भंडारी यहाँ पर मंत्री थे। फिर मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना 1921 में हुई। जयनारायण व्यास और आनंद राज सुराणा यहाँ पर हो जाएंगे संस्थापक। फिर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में हुई थी। जयनारायण व्यास इसके संस्थापक हो जाएंगे। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना आपकी 1938 में हुई। यहाँ पर रणछोड़ दास गट्टानी इसके अध्यक्ष थे। तो रणछोड़ दास गट्टानी इसके अध्यक्ष थे। ये सवाल आपका पूछा जाता है बार बार। जयनारायण व्यास यहाँ पर प्रेरणा स्रोत हो जाएंगे।
मारवाड़ जाट कृषक सुधारक सभा 1938 में गठित हुई। गुल्लाराम चौधरी यहाँ पर अध्यक्ष थे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ये कृषक वाली सुधारक सभा जो थी मारवाड़, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो गुल्लाराम चौधरी थे, ये आपको ध्यान रखना है। और मूलचंद चौधरी यहाँ पर मंत्री थे। मारवाड़ किसान सभा भी आपकी हुई थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछी जा चुकी है। मारवाड़ किसान सभा जो है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी और मंगल सिंह कछवा जो है ये इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों मारवाड़ किसान सभा का जो अधिवेशन हुआ था ये पुष्कर में हुआ था। आपका कहाँ पर हुआ था, पुष्कर में हुआ था। और यहाँ पर मंगल सिंह कछवा इसके अध्यक्ष थे। ये सवाल आपका RSM-SSB के द्वारा पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। बलदेव राम मिर्धा इसके संरक्षक थे। तो ये किसान सभा वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखना है। मारवाड़ किसान सभा 1941 में स्थापित हुई थी। मंगल सिंह कछवा इसके अध्यक्ष थे और बलदेव राम मिर्धा जो थे वो संरक्षक थे। और कृषक सुधारक सभा जो है उसके गुल्लाराम चौधरी अध्यक्ष हो जाएंगे। मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1929 हो जाएगी। जोधपुर के कार्यकर्ता उन्होंने इसकी स्थापना की थी, मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1929 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मारवाड़ किसान सभा आप ध्यान रखिए 1941 में मंगल सिंह कछवा वाला पूछा जा चुका है। ठीक है, गुल्लाराम चौधरी आप ध्यान रख लेना कृषक से 1938 और 1941। देखो कृषक वाला 38 हो जाएगा, किसान वाला आपका 1941 हो जाएगा। मारवाड़ लोक परिषद 1938 पता ही होगा आपको। यूथ लीग 1931 हो जाएगा। हितकारणी सभा आपका 1921 हो जाएगा। और फिर आपका मरुधर जो है वो 18 हो जाएगा। और मारवाड़ सेवा संघ आपका 1920 हो जाएगा, जिसकी अध्यक्षता किसने की, दुर्गा शंकर के द्वारा की गई। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। 1916-17 में मारवाड़ में तोल आंदोलन चलाया गया था। तोल से एक माप थी। मारवाड़ में पहले 100 तोले का एक सेट होता था, सरकार ने इसे घटाकर 80 तोले का एक सेट कर दिया। तो 20 तोले घटा दिए। यहाँ पर 100 तोले का होता था, 20 तोले घटा दिए। छगन बेग ने जोधपुर का खींचन गांव को अपनी सर्वोदय गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया था। तो जोधपुर के खींचन गांव में अपनी सर्वोदय गतिविधियों का प्रमुख केंद्र किसने बनाया था, तो ये छगन बेग ने बनाया था। ये सवाल आ चुका है। 1934 ईस्वी में छगनलाल चौपांसी वाला, अबेमल मेहता, भंवरलाल सर्राफ ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो छगनलाल चौपांसी वाला, अबेमल मेहता, भंवरलाल सर्राफ ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी 1934 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कृष्णा दिवस मनाए जाने को लेकर जोधपुर सरकार ने 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो कृष्णा दिवस जो है ये आपको मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया गया था 1936 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1938 में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस के जोधपुर आने से जन आंदोलन को बल मिला था। तो 1938 में दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस जो थे ये जोधपुर आए थे और जन आंदोलन को बल मिला था। कब आए थे, 1938 में आए थे। हरिपुरा अधिवेशन भी 1938 में हुआ था। तो उस तरीके से ध्यान रख सकते हो, वहाँ पर अध्यक्षता आपकी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की गई थी। मारवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा होने से मई 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श किए बिना देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया, तो मारवाड़ लोक परिषद में इसके विरोध में आवाज़ उठाई गई। इस दौरान मारवाड़ प्रजामंडल के नेता जयनारायण व्यास ने सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस कारण मार्च 1940 ईस्वी को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। तो मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस आपका 1941 में मनाया गया था, 28 मार्च 1941 को। ये सवाल आ सकता है आपका, तो ध्यान रखना है। उत्तरदायी शासन जो दिवस जो है ये मारवाड़ में कब मनाया गया आपका, तो 28 मार्च 1941 को मनाया गया। ये सवाल आपका बन सकता है, तो ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ लोक परिषद का तीसरा अधिवेशन फरवरी 1942 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये लाडनू नागौर में आपका आयोजित हुआ था। 26 जनवरी 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मारवाड़ लोक परिषद का तीसरा वार्षिक अधिवेशन 8 फरवरी 1942 को रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में लाडनू में आयोजित हुआ था। 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। इससे आंदोलन और तीव्र हो गया था। तो इससे आंदोलन आपका और तीव्र हो गया था दोस्तों। बाल मुकुंद बिस्सा जो है इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी आंदोलन मारवाड़ का जो आंदोलन था वो तेज हो गया था। सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी, रमा देवी व्यास आदि महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी, रमा देवी इनका संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से है। याद रखना है, सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी, रमा देवी व्यास। कृष्णा दिवस जो है ये आपका मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया गया 1936 में, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी डिटेल दी गई है।
तो इनकी डिटेल जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, ठीक है। सारी चीज़ें जो आगे की है पूरा प्रजामंडल अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सारी सभाएं, सारे कांड, जितने भी चीज़ें हुई है वो सब आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।